नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में एंटीथेसिस को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर ऑफ स्पीच है। हर बार एग्जाम में एंटीथेसिस से प्रश्न पूछा जाता है। आज के सेशन में जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में एंटीथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेन एंड मार्टिन की बुक में जितने भी एंटीथेसिस के एग्जाम्पल्स हैं और भी एंटीथेसिस के एग्जाम्पल्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखो, एंटीथेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम एंटीथेसिस के लिटरल मीनिंग को समझते हैं। एंटीथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का अपोजिट या फिर दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए किसका यूज होता है, एंटीथेसिस। अब हम बात कर रहे हैं एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो देखो, एंटीथेसिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें सेम सेंटेंस में दो अपोजिट आइडियाज या दो अपोजिट वर्ड्स या दो अपोजिट सेंटिमेंट्स को एक साथ रखा जाता है। और पोएट एंटीथेसिस का यूज अपनी पोएट्री में इसलिए करता है ताकि दो अपोजिट आइडियाज, वर्ड्स या सेंटीमेंट्स को एक साथ एक सेंटेंस में पैरेलल रख करके वो अपनी बात को और इंफैटिक तरीके से या फिर और क्लैरिटी के साथ बोल सके। देखो, एंटीथेसिस को पहचानने के लिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसमें कंपाउंड सेंटेंस का यूज होगा। कंपाउंड सेंटेंस में हमें अच्छे से पता है दो इसमें इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए किसका यूज होगा, कॉमा का यूज होगा या फिर सेमी कॉलन का यूज होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और कई बार जो है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए बट या फिर हाउ एवर, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनका भी यूज होता है। तो दो बातों को हमें ध्यान रखना है एंटीथेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला तो सेंटेंस में दो अपोजिट आइडियाज, वर्ड्स या सेंटीमेंट्स होने चाहिए और दूसरा उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में होना चाहिए, यानी उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे और दोनों क्लास किससे जुड़े होंगे, कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा से। अब हम लोग एंटीथेसिस के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल है टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। इस लाइन को अलेक्जेंडर पोप के एनएसएआर क्रिटिसिज्म से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको टीजीटी 2001, पीजीटी 2002, इसके अलावा जीआईसी लेक्चरर 2017 में भी पूछा गया है। तो देखो, इसमें टू अपोजिट स्टेटमेंट एक साथ कंपाउंड सेंटेंस में रखा गया है और इसको कॉमा से अलग भी किया गया है। बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा ये एंटीथेसिस है। और इस लाइन का मतलब यही है कि अगर कोई ह्यूमन है तो फिर वो गलती करेगा। और माफ माफ तो सब नहीं करते हैं, लेकिन जो फागिव करता है वो कौन है, वो डिवाइन है, यानी उसमें ईश्वरी गुण है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। ये लाइन थॉमस कार्लाइल की सॉर्टर्स रिसॉर्टर्स से लिया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है। और यहाँ पे देखो, इस लाइन में बोला गया है स्पीच क्या है, सिल्वर है, और साइलेंस क्या है, गोल्डन है। अपोजिट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट भी लगा है, यानी कंपाउंड सेंटेंस है। आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा एंटीथेसिस है। और इस लाइन का मतलब यही है कि बहुत ज्यादा बोलने या इनअप्रोप्रिएट बोलने से बेहतर है चुप रहना। नेक्स्ट लाइन है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आदमी बहुत सारे प्लान बनाता है लेकिन भगवान उन सारे प्लान को विफल कर देता है। दो अपोजिट स्टेटमेंट एक साथ एक सेंटेंस में रखे गए हैं। कंपाउंड सेंटेंस है, कॉमा से अलग भी किया गया है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एंटीथेसिस। देखो, ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसमें ये कहा गया है कि मनुष्य भगवान से बहुत सारी चीजें मांगता है लेकिन भगवान कुछ भी उसको पूरा नहीं करता है। लेकिन भगवान मनुष्य को वो सारी चीजें दे देता है जो उसको चाहिए होता है। नेक्स्ट है मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। बाइबल से लाइन लिया गया है। गॉड बहुत सारे एंजल्स को अपने पास बुलाते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों को गॉडली सर्विस पे रखते हैं, यानी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो, ये कंपाउंड सेंटेंस भी है, दो अपोजिट स्टेटमेंट भी है, कॉमा से अलग भी किया गया है, एंटीथेसिस होगा। नेक्स्ट लाइन है गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वाइस। ये लाइन हैमलेट में पोलोनियस अपने बेटे लियर्टिस से तब कहता है जब लियर्टिस फ्रांस पढ़ने को जा रहा था। पोलोनियस एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन लियर्टिस को देता है, उन्हीं में से ये एक इंस्ट्रक्शन होता है। देखो, यहाँ पे दो अपोजिट बातें एक साथ एक सेंटेंस में रखी गई हैं। कंपाउंड सेंटेंस है, कॉमा से अलग किया गया है, एंटीथेसिस होगा। बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। पोलोनियस लियर्टिस से कहता है कि देखो, तुम्हें सबकी सुननी है लेकिन बोलना बहुत कम है। नेक्स्ट एग्जांपल है नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। ये लाइन जूलियस सीजर में ब्रूटस अपनी सुसाइड करने के पहले बोलता है और इस लाइन के थ्रू वो ये कहता है कि देखो, मैं सीजर से कम प्यार नहीं करता हूँ लेकिन रोम को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ।
जूलियस सीसर बेशक बहुत अच्छा था, लेकिन वो एम्बिशियस हो गया था और रोम के लिए खतरा था, इसीलिए मैंने जूलियस सीसर की हत्या कर दिया। देखो इसमें दो अपोजिट स्टेटमेंट एक साथ रखे गए हैं, कॉमा से अलग भी किया गया है, एंटीथेसिस होगा, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। यूजीसी नेट 2005 में पूछा गया है, दो अपोजिट स्टेटमेंट सेम सेंटेंस में एक साथ रखे गए हैं, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये एंटीथेसिस है। और इस लाइन का मतलब यही है कि जब हम एक साथ होते हैं तो फिर हमें कोई हरा नहीं सकता है, फिर हम सक्सेसफुल होते हैं। और अगर हम अलग अलग हो जाते हैं तो कोई भी हमें डिफीट कर सकता है, फिर हम असफल हो जाते हैं, यानी हमारे यहाँ फेलियर लगता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। ये टीजीटी 2011 में पूछा गया है और ये चार्ल्स डिकेंस के हिस्टोरिकल नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज की फर्स्ट लाइन होती है। और इस लाइन के थ्रू चार्ल्स डिकेंस ये कहना चाहते हैं कि फ्रांस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा टाइम चल रहा है, यानी रिच और पुअर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और बाद में यही कॉन्फ्लिक्ट एक रेवोल्यूशन में बदल जाता है, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन है, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। टीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। इस लाइन को मार्क ट्वेन ने बोला है। और देखो लव को ब्लाइंड बोला गया है और मैरिज को रियल आई ओपनर बोला गया है, यानी ये आंख को खोलने वाली घटना होती है मैरिज। तो दो अपोजिट बातें एक साथ एक सेंटेंस में रखी गई हैं, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉमा से अलग भी किया गया है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, एंटीथेसिस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, he had his chest and they had his estate। ये लाइन जॉन ड्राइटन की जिमरी पोयम है, वहां से लिया गया है। और यहाँ पे जेस्ट का मतलब होता है जो, और स्टेट का मतलब होता है जागीर। तो दो कंट्राडिक्टरी बातें एक साथ एक सेंटेंस में रखी गई हैं, आसानी से हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये एंटीथेसिस होगा। नेक्स्ट लाइन है, a man's nature runs either to herbs or weeds, therefore let him seasonably water the one and destroy the other। बहुत सुंदर लाइन है। ये लाइन फ्रांसिस बेकन के एसे नेचर इन मैन से लिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी आदमी है, उसके दो तरह के नेचर्स होते हैं, दो तरह के संस्कार होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इसलिए समय समय पर जो अच्छे वाले संस्कार हैं, यानी जो अच्छे नेचर हैं, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, और जो बुरे संस्कार हैं उनको हमें डिस्ट्रॉय यानी उसको डिस्करेज करना चाहिए। आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एंटीथेसिस। नेक्स्ट लाइन है, द प्यूरिटन्स हेटेड बेयर बेटिंग नॉट बिकॉज इट गेव पेन टू बेयर बट बिकॉज इट गेव प्लेजर टू स्पेक्टेटर्स। ये लाइन थॉमस मैकाले के द्वारा बोला गया है, बहुत ही सुंदर लाइन है। और इस लाइन में प्यूरिटन्स को क्रिटिसाइज किया गया है। प्यूरिटन्स का डोमिनेशन कब रहता है, 17th सेंचुरी में, और खास करके एज ऑफ मिल्टन का जो टाइम पीरियड होता है, यानी 1625 से लेके 1660 के बीच में प्यूरिटन्स का डोमिनेशन रहता है। और इस लाइन में प्यूरिटन्स को क्रिटिसाइज किया गया है। बेयर बिटिंग एक ऐसा गेम होता है जिसमें किसी बेयर को यानी किसी भालू को रस्सी से बांध दिया जाता है और चारों तरफ कुत्तों को छोड़ दिया जाता है, जो इसको भौंकते हैं और इसको बाइट करते हैं, और बहुत सारे लोग खड़े होकर के तमाशा देखते हैं, यानी एंटरटेन करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस लाइन में बोला गया है, जो प्यूरिटन्स हैं उनको बेयर बिटिंग का गेम पसंद नहीं था। उसके पीछे कारण ये नहीं था कि इसमें भालू को दर्द मिलता था, उसके पीछे कारण ये था कि इससे स्पेक्टेटर्स को खुशी मिलती है। देखो इस लाइन में दो अपोजिट स्टेटमेंट एक साथ रखे गए हैं, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एंटीथेसिस। नेक्स्ट लाइन है, एंड fools who came to scoff remain to pray। ये लाइन ओलिवर गोल्डस्मिथ के डेजर्टेड विलेज से लिया गया है। यहाँ पे भी देखो दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक साथ रखे गए हैं। मूर्ख जो स्कॉफ करने आया था, यानी किसी का उपहास करने आया था, वो प्रार्थना करने लगा। कई बार कुछ चीजों के लिए हमारे थॉट चेंज हो जाते हैं, और ये जो थॉट में चेंज आता है काफी सिली और मूर्खतापूर्ण होता है, लेकिन बाद में उसी चेंज को हम सपोर्ट भी करने लगते हैं। तो ध्यान रखना इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एंटीथेसिस होगा। नेक्स्ट लाइन है, ही फॉलोड द लेटर बट नॉट द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये लाइन बाइबल से ली गई है, और यहाँ पे देखो दो अपोजिट स्टेटमेंट एक साथ एक सेंटेंस में रखे गए हैं, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये एंटीथेसिस है। यहाँ पे है एक तो द लेटर ऑफ द लॉ और दूसरा है द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ठीक है, दो अपोजिट बातें एक साथ रखी गई हैं, और इस लाइन में कहा गया है कि उसने द लेटर ऑफ लॉ को फॉलो किया, ना कि द स्पिरिट ऑफ द लॉ को। द लेटर ऑफ द लॉ का मतलब ये है कि जो कानून की किताब में लिखा गया है, जो संविधान में लिखा गया है, उसको उसने अक्षरशः पालन किया।
और स्पिरिट ऑफ द लॉ का मतलब होता है कोई ऐसा डिसीजन जो सोशल मॉरल कॉन्सेंसस के आधार पर दिया जाए, उसको स्पिरिट ऑफ द लॉ कहते हैं। नेक्स्ट लाइन है, सो स्पेक द सेराफ एप्टियल फेथफुल फाउंड अमंग द फेथलेस फेथफुल ओनली ही। ये बहुत ही सुंदर लाइन है। ये लाइन जॉन मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट में बोला जाता है। और यहाँ पे देखो दो अपोजिट वर्ड एक सेंटेंस में रखे गए हैं, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा ये एंटीथेसिस होंगे। एक चीज मैं और यहाँ पे बता दूं, अगर दो अपोजिट वर्ड एक साथ एक सेंटेंस में बिल्कुल नेक्स्ट टू यानी पास पास रख दिए जाते हैं तो फिर वहां पे ऑक्सीमोरॉन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओपन सेक्रेट, और ध्यान रखना इनके बीच में कॉमा भी नहीं आएगा तो वहां पे ऑक्सीमोरॉन होगा, ऐसे काइंड क्रुएल्टी। और यहाँ पे देखो दो अपोजिट वर्ड को कॉमा से अलग किया गया है, इसलिए यहाँ पे एंटीथेसिस होगा। सेराफ का मतलब होता है एंजल, देवदूत को सेराफ बोलते हैं। और एब्डियल ये गॉड का सबसे ज्यादा फेथफुल ये सर्वेंट होता है जिसका नाम होता है एब्डियल। और इस लाइन में बोला गया है कि एब्डियल गॉड की जितने भी एंजल्स थे उन सब में सबसे ज्यादा फेथफुल कौन था, एब्डियल था। नेक्स्ट लाइन है, यूथ इज फुल ऑफ प्लीजिंग, एज इज फुल ऑफ फियर। ये लाइन विलियम शेक्सपियर के पोएम पैशनेट पिलग्रिम से लिया गया है। पैशनेट पिलग्रिम को पब्लिश किया गया था 1599 में, और इसमें कुल मिलाकर के 20 पोएम्स होते हैं। और इसमें भी पोएम नंबर 12 से ये लाइन ली गई है। इस लाइन में बोला गया है यूथ हमेशा प्लेजर की तलाश में रहता है, वो ऐसे काम करता है जिससे उसको खुशी मिले। वहीं जो एज यानी ओल्ड पीपल होते हैं उनका जीवन सिर्फ केयर और प्रिकॉशन में बीतता है। तो यहाँ पे देखो दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक साथ रखे गए हैं, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा एंटीथेसिस है। नेक्स्ट लाइन है, गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर कम टू डस्ट। बहुत ही सुंदर लाइन है, ये विलियम शेक्सपियर के प्ले सिंबल लाइन से ली गई है। और उसमें एक सॉन्ग होता है नो मोर द हीट ओसन, वहां से लिया गया है। और यहाँ पे ध्यान रखना गोल्डन लैड्स एंड गर्ल्स का मतलब रिच पीपल की बात हो रही है, और चिमनी स्वीपर्स यानी पुअर पीपल की बात हो रही है। दो स्टेटमेंट एक साथ रखे गए हैं, एंटीथेसिस होगा। और इस लाइन में बोला गया है कि एवरीवन मस्ट डाई, चाहे कोई कितना रिच हो या फिर कोई कितना पुअर हो, सभी की डेथ इनएविटेबल है। नेक्स्ट लाइन है, गॉड मेड द कंट्री मैन मेड द टाउन। ये लाइन विलियम कॉपर के द्वारा बोला गया है, और यहाँ पे कंट्री यानी विलेज के लिए यूज हुआ है। इस लाइन में पोएट फील करता है कि भगवान ने विलेज को बनाया है और आदमियों ने टाउन और शहर को बनाया है। ठीक है, और इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि गांव में आपको पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान की गिफ्ट होती है। तो दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक साथ रखे गए हैं, यहाँ पे एंटीथेसिस होगा। नेक्स्ट लाइन है, बेटर 50 years ऑफ यूरोप दैन अ साइकिल ऑफ कैथी। ये लाइन अल्फ्रेड लॉर्ड टेल्सन के पोएम लॉक्सली हॉल से लिया गया है। और यहाँ पे ध्यान रखना, कैथी एंशिएंट टाइम में चाइना को कैथी के नाम से जाना जाता है। और साइकिल ऑफ कैथी का मतलब होता है टाइम पीरियड ऑफ 60 years को साइकिल ऑफ कैथी कहते हैं। और इस लाइन में अल्फ्रेड लॉर्ड टेल्सन ने चाइना को डिराइड किया है यानी उसका उपहास उड़ाया है, ये कहते हुए कि यूरोप का जो 50 years है वो चाइना के 60 years से बेहतर है। और उस समय इंग्लैंड की कॉलोनीज एशिया में बहुत जगहों पर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छा कारोबार कर रही थी, और उसका कारोबार चाइना में जो बिजनेस हो रहा था उससे बेहतर था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इस लाइन को अल्फ्रेड लॉर्ड टेल्सन ने अपनी पोएम लॉक्सले हॉल में बोला है। तो देखो एंटीथेसिस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये सारे एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।